ओके जी। तो हमने आईलिड का स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजी पढ़ ली थी लास्ट वीडियो में। तो अब हम इसका फर्स्ट डिसऑर्डर शुरू करने लगे हैं, क्लेजन। अच्छा, क्लेजन में आपने सिर्फ चार चीज़ें नहीं भूलनी। आप क्लेजन को खुद ब खुद ही सारा लिखते जाओगे। पहली चीज़ क्या है जी? कि क्रोनिक डिसऑर्डर है। मीन्स ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा। मतलब एक था क्यूट नहीं है कि एकदम से आएगा और एकदम से चला जाएगा, लेकिन क्रोनिक आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा। ये चीज़ याद रखनी है। दूसरा ये है कि स्टीराइल है। मतलब इसमें कुछ इन्फेक्शन मटेरियल नहीं है, आपको कि बैक्टीरिया या कुछ वायरस है, कुछ भी नहीं है, स्टीराइल है इसमें। फिर भी आप पूछोगे कि हाँ अब ये इन्फ्लामेटरी भी है, तो इन्फ्लामेशन क्यों हो रही है अगर वो स्टीराइल है? इन्फ्लामेटरी है। ये मैं बताऊंगा कि इन्फ्लामेशन क्यों हो रही है आगे जाके जब एटियोलॉजी हम पढ़ेंगे। ठीक है। और चौथी चीज़ क्या है? लाइपोग्रेनुलोमा है ये। लाइपोग्रेन्युलोमा मीन्स इसके अंदर लिपिड्स हैं। अच्छा, बेसिकली ना ये डिज़ीज़ है, हम एटियोलॉजी कर लेते हैं ना, फिर आपको बताता हूँ कि डिज़ीज़ किस चीज़ की है ये। एटियोलॉजी आ गई। एटियोलॉजी। एटियोलॉजी में हम ये देखेंगे कि अब ये डिसऑर्डर किस चीज़ का है। ठीक है, क्यों आ रहा है ये? बेसिकली ये है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ऑरिफिस ऑफ मोबिंग ग्लैंड। जब हम स्ट्रक्चर पढ़ा था, मैं आप लोगों को बताया था कि मोबिंग ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो कि टार्सल प्लेट के अंदर प्रेजेंट होती हैं, लेकिन इनके ओरिफिस है ना, जो मतलब जो इनके सुराख है ग्लैंड ऊपर ही, जो बेसिकली ये टार्सल प्लेट के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है। जो लेकिन सुराख है वो मार्जिन पे प्रेजेंट है, जो कि आईलिड का मार्जिन है। ठीक है। तो बेसिकली ये होता है कि जब कुछ किसी वजह से यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए ना, ये जो इनका सुराख है जो आके मार्जिन पे ओपन हो रहा है, तो ये ग्लैंड में अक्यूमुलेशन होनी शुरू हो जाती है। मैं आपको बता चुका हूँ कि ये ऑयल स्क्रीशंस रिलीज़ करती है, मतलब लिपिड से बनी होंगी सारी स्क्रीशंस। तो इस वजह से इसको हम लाइपोग्रेनुलोमा कहते हैं, मतलब लिपिड से रिलेटेड है। यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन क्यों आ सकती है? ऑब्स्ट्रक्शन अब किसी भी इन्फ्लामेशन की वजह से आ सकती है। ठीक है, कोई इन्फ्लामेटरी प्रोसेस हुआ है उसकी वजह से आ गई है। या फिर ब्लेफराइटिस हो सकता है। ब्लेफराइटिस मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा, वो इसी का टॉपिक है, तो तभी समझाऊँगा, वरना ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। डायबिटीज़ मेलाइटिस हो सकता है। ठीक है। और सिम्बोरिया हो सकता है, जो कि वो भी एक स्किन डिसऑर्डर है। ये इससे रिलेशन है, मतलब डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट में आ सकते हैं, सिम्बोरिया के पेशेंट में आ सकते हैं, ब्लेफराइटिस के पेशेंट में आ सकते हैं। और इन्फ्लामेटरी हो सकता है, मतलब इन्फेक्शन हुआ उसने ब्लॉक कर दी है। ठीक है, पाइपिंग ब्लॉक कर दी, और बाद में जो पीछे ग्लैंड्स है उसके अंदर जो स्क्रीशंस बन रही थी वो एक्यूमुलेट हो जाएंगी। जो मतलब उन्होंने बुक में लिखा हुआ कि एक्नी ऑफ ग्लैंड में होती है। एक्नी मतलब सैक होती है, जो ग्लैंड की सैक्स होती हैं, जिसके अंदर वो अपने स्क्रीशंस को स्टोर करता है। जो स्क्रीशन जो उसकी आती हैं उसके अंदर स्टोर होती हैं। अब स्क्रीशन सारी बात निकल तो रही नहीं है, आईलेट से निकल नहीं रही, वो टीयर फिल्म नहीं बना रही, सारी बात है वो सैक के अंदर एक्यूमुलेट होती जाएंगी और वो एक तरह का ना नोड्यूल बन जाएगा। इसको हम क्लेजन कहेंगे। ठीक है। अब हम उसके पैथोजेनेसिस की तरफ मूव करते हैं। पैथोजेनेसिस क्या होगी इस चीज़ की? पैथोजेनेसिस। ठीक है। पैथोजेनेसिस ऑलमोस्ट मैं आप लोगों को काफ़ी डिटेल में बता चुका हूँ कि इसका प्रोसेस क्या है, ये क्यों हो रहा है। ठीक है। और फिर ब्लॉक हो गए, अक्यूमुलेशन होगी एक्नी के अंदर। ठीक है। अब ये वो चीज़ मैं आपको बताने लगा था जो आप लोग सोच रहे होगे कि ये इन्फ्लामेटरी भी नहीं है, लेकिन हम इसको स्टीराइल भी कह रहे हैं। इन्फ्लामेटरी क्यों हम इसे कह रहे हैं? क्योंकि जब कहीं भी हमारी बॉडी में, मतलब जो प्रोसेस बॉडी में होना नहीं चाहिए, अगर हो रहा हो तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन होनी शुरू हो जाती है। बॉडी समझती है कि यहाँ पे पता नहीं कोई बाइट का सेल आ गया है, क्यों एक्यूमुलेशन हो रही है, क्यों ये चीज़ पाई जा रही है यहाँ पे। जब आपको पता है ऊपर लिपिड्स की स्टोरेज होनी शुरू हो जाएगी, वो क्लेजन बनना शुरू हो जाएगा, बॉडी समझेगी कोई अननोन कंडीशन आ गई है, तो वहाँ पे हमारी जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं वो जाएंगे। सबसे पहले उसमें आ जाएगा एपिथेलियोइड सेल्स। एपिथेलियोइड सेल्स आ जाएंगे। एपिथेलियोइड सेल्स क्या होते हैं? एक्टिवेटेड मैक्रोफेजिस। मैक्रोफेज का काम यही होता है ना कि जो वहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ है या कोई इन्फेक्शियस मटेरियल है, या फिर कोई इन्फेक्शियस सेल है, तो उसको डाइजेस्ट करके तो उसको अब्जॉर्ब कर लेना। ठीक है। तो एपिथेलियल सेल्स आ जाएंगे, और दूसरा आ जाएगा जाइंट सेल्स। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की हमने जनरल पैथोलॉजी में पढ़ी होंगी।
जॉइंट सेल्स क्या होते हैं? जॉइंट सेल जब ये जो एपिथेलियल सेल्स हैं 3 4 या 5 6 मिल जाए ना आपस में, ऐसे मतलब वो सेल एक था जॉइंट सेल था और वे 3 से 4 5 सेल आपस में मिल गए, एपिथेलियल सेल सॉरी एक था एपिथेलियल सेल, ठीक है। अभी वो 5 6 सेल मिल जाएंगे तो 5 6 मिलके एक जॉइंट सेल बना देंगे। ये सारी चीज़ें जो एपिथेलियल सेल हैं, जॉइंट सेल हैं, ये हमारे नोड्यूल के गिर्द प्रेजेंट होंगे। नोड्यूल बना हुआ था ना, इसके गिर्द ये इन्फ्लेमेटरी सेल प्रेजेंट होंगे। ये पैथोजेनेसिस में बता रहा हूँ आप लोगों को। बाकी प्लाज्मा सेल्स भी होंगे, प्लाज्मा सेल्स, लिम्फोसाइट्स लिम्फोसाइट्स होंगे और न्यूट्रोफिल्स होंगे। मतलब सारे इन्फ्लेमेटरी जो सेल्स हैं वो वहाँ पे प्रेजेंट होंगे नोड्यूल के गिर्द, ठीक है। ये चीज़ होगी हमारी, पैथोजेनेसिस कंप्लीट होगी। और अब हम क्लिनिकल फीचर्स की तरफ मूव करते हैं कि इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या आएंगे इस डिसऑर्डर के। क्लिनिकल फीचर्स, सबसे पहला जो मेन सबसे आसान फीचर है जो आपने किसी भी पेशेंट में देखना है वो ये है कि वो नॉर्मली अपर आईलिड में ज़्यादातर प्रेजेंट होगा, ठीक है। अपर आईलिड में ज़्यादातर प्रेजेंट होगा, कॉमन होगा। क्यों? इसकी वजह ये है कि जो हमारी मूविंग ग्लैंड्स हैं वो अपर आईलिड में ज़्यादा है, लोअर आईलिड में कम है। तो चांसेस सारी बात अपर आईलिड में ज़्यादा होंगे, लोअर आईलिड में बहुत ज़्यादा कम होंगे चांसेस, ठीक है। और दूसरा क्लिनिकल फीचर ये आ जाएगा कि ये पेनलेस होगा। पेनलेस क्यों होगा? क्योंकि ये इन्फेक्शियस नहीं है। इन्फेक्शियस होगा अगर पस वगैरह प्रोड्यूस होगी तो फिर पेन होगी, वरना तो पेनलेस ही जाएगा। तो ये ग्रेजुअली साइज में इंक्रीज़ होगा, इस साइज से इंक्रीज़ होगा। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि क्रोनिक डिसऑर्डर है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं और इसमें एक्यूट इन्फ्लेमेशन नहीं पाई जाएगी। आपको ऑलरेडी बता दूँ क्रोनिक है तो एक्यूट के साइंस क्यों आएंगे जो हमने जनरल पैथोलॉजी में पढ़े हुए हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम पल्पेशन करेंगे इसकी, ठीक है, मतलब उसको ऊपर से हम प्रेस करने की कोशिश करेंगे तो ये बिल्कुल स्मॉल सा नोड्यूल होगा, ठीक है, स्मॉल नोड्यूल होगा। और ये दिखेगा कैसा? ये ऐसा दिखेगा। ये देखो, ये बिल्कुल स्मॉल सा नोड्यूल होगा। इसको हम प्रेस करेंगे तो हमें फील होगा कि कोई चीज़ है जो अपर आईलिड में प्रेजेंट है और वो देखने में भी नज़र आएगी, पल्पेशन से भी नज़र आएगी और देखने में भी नज़र आएगी कि ये कोई नोड्यूल प्रेजेंट है जो अननोन चीज़ है, ठीक है। अगर इसको हम उल्टा के देखेंगे, मतलब ये जो हमारा आईलिड है ना, पर इसको हम फोल्ड करके देखेंगे, इवर्जन करके देखेंगे तो इवर्जन करके क्या नज़र आएगा? नीचे से प्लेस रेड और ब्लूइश नज़र आएगी या पर्पलिश कह लो, पर्पलिश नज़र आएगी। और हो सकता है इसकी कॉम्प्लिकेशन, अगर वो मैं आपको दोबारा बताता हूँ कॉम्प्लिकेशन का, पहले आप इसको देख लोगे कैसा नज़र आएगा। ठीक है, ये आ गया हमारा रेडिश। हो सकता है कि ये पर्पलिश भी हो, अभी रेडिश नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। ये पर्पलिश भी कन्वर्ट हो जाएगा थोड़ी देर बाद, थोड़ा टाइम गुजर जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हो सकता है कि अगर आपका ये फट जाए यहाँ से, अंदर वाला जो हमारा जो हमने पढ़ी थी लास्ट लेयर होती है मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ कंजक्टिवा, जो कि आईलिड का स्ट्रक्चर है, अगर वो यहाँ से फट जाए, क्योंकि जारी बात है स्किन कितना इंड्यूर कर सकती है स्ट्रक्चर अगर वो अपनी लिमिट से बाहर जा रहा है, तो अगर वो फट जाएगा तो जारी बात है बाहर फ्लैशी सा मैस आएगा, रेडिश मैस आएगा, जो कि एक तरह का मसल लगेगा, मसल फट के बाहर आ गया होगा। तो ये वजन करके ये 3 चीज़ें हमें नज़र आ सकती हैं क्लिनिकल फीचर के अंदर क्लेजन की, ठीक है। और पांचवी चीज़ है वो मेरे ख्याल से कॉम्प्लिकेशन में काउंट होगी, लेकिन बुक में उन्होंने क्लिनिकल फीचर के अंदर लिखी हुई है कि हाँ हो सकता है पेशेंट इससे प्रेजेंट कर सकता है। एस्टिग्मेटिज्म होगा, मतलब एस्टिग्मेटिज्म होगा जो कि ब्लड विजन कर देगा, मतलब पेशेंट ब्लड विजन के साथ आएगा। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको पता है कि अब ऊपर से अगर वो क्लेजन बन गया हुआ, उसका ऊपर से वेट पड़ रहा है कॉर्निया के ऊपर। जब कॉर्निया स्ट्रक्चर इस तरह था, मतलब बाहर से देखो स्ट्रक्चर ऐसा था, अगर ऊपर उसके यहाँ पे कंप्रेशन होगी तो वो स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब कॉर्निया का शेप ही नहीं बरकरार रहेगी, ठीक है, शेप ही नहीं बरकरार रहेगी। बाहर से जब लाइट रेज आ रही हैं, लाइट रेज पहले एक फोकस बना रही थी सिंपल, अब वो डिफरेंट फोकसेस बनाएंगी। जब वो रेटिना के ऊपर फोकस ही नहीं एक बनेगा तो ब्लड विजन होगी, डिफरेंट फोकसेस होंगे तो वो इमेज नहीं बन पाएगी, क्लियर इमेज नहीं बन पाएगी, उसको हम एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं, ठीक है। वो ब्लड विजन के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा आपके पास, ठीक है।
और उसके बाद हम अब फेट देख लेते हैं कि हाँ इसका कोर्स क्या हो सकता है, ये कैसे आगे बढ़ेगा क्लेजन। फेट देखते हैं जी क्लेजन की। फर्स्ट तो हो सकती है कि जी खुद ब खुद ही रेजोल्यूशन हो जाए, मतलब स्पॉन्टेनियस रेजोल्यूशन हो जाए, कुछ करो ही ना तो ठीक हो जाए, हो सकता है हो जाए, ठीक है, रेजोल्यूशन जो कि मोस्टली हो जाती है। और दूसरी क्या है, लिक्विफिकेशन हो सकती है। लिक्विफिकेशन मतलब अंदर ना मतलब ग्लेरी फ्लूइड प्रेजेंट होगा। ग्लेरी फ्लूइड होता है कि जो हमारा वाइट एग होता है ना उसकी तरह का फ्लूइड होगा जो हमें मतलब नज़र आएगा। बाहर से सैग बन जाएगी इसकी फाइबर्स की, ठीक है, फाइबर की सैग बन जाएगी, अंदर ग्लेरी फ्लूइड प्रेजेंट होगा। तो लेकिन हमें ऐसा नज़र आएगा, उसको हम लिक्विफिकेशन कह देंगे कि लिक्विफाई हो गया, अंदर फ्लूइड जमा हो गया, बाहर फिबर सैग बन गई हुई है, ठीक है। उसको हम फिर मेबोबियन सिस्ट कहते हैं, मेबोमियन सिस्ट या फिर क्लीन सिस्ट कह देंगे। क्योंकि आपको पता है जब किसी भी जगह पे सिस्ट बन जाए, मतलब वो सैग बन जाए, अंदर फ्लूइड जमा हो जाए, तो हम उसको मोस्टली सिस्ट ही कहते हैं। तो इसको हम मेबोबियन सिस्ट कहेंगे या फिर क्लीन सिस्ट कहेंगे, ठीक है। और थर्ड क्या हो सकता है कि वो फिब्रोसिस हो जाए इसकी, मोस्टली जो कि हो जाती है। फिब्रोसिस होगी तो हार्ड नोड्यूल बनेगा। आपको पता ही फिब्रोसिस बहुत गाढ़ी होती है और बहुत ज़्यादा फाइबर जब ऐसे ऐसे एक दूसरे को क्रॉस कर लेते हैं तो बहुत हार्ड स्ट्रक्चर बनता है, तो उसकी वजह से हम कहेंगे हार्ड नोड्यूल बनेगा, ठीक है। और ऐसे ही कैल्सिफिकेशन हो सकती है, मतलब कैल्शियम आके कैल्सिफिकेशन कर दे, कैल्सिफिकेशन कर दे, कैल्शियम अब्जॉर्ब हो जाए तो वो भी हार्ड नोड्यूल बना देगा। ये सारे इसके आगे मैं फेट्स बता रहा हूँ कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं अगर हम ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जाते तो, सही है। और इन्फेक्शन भी हो सकता है, गेट इन्फेक्टेड अगर हम उसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। इन्फेक्टेड होगा तो सपरेशन हो जाएगी, मतलब पस बनना शुरू हो जाएगी, और पस से हम आपको पता चलेगा इन्फेक्शन हो गया होगा। और हो सकता है कि बस्ट हो जाए, वो जो कि मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर अंदर से बस्ट करेगा तो सारा फ्लैशी मास बाहर आ जाएगा जब हम इवर्जन करके देखेंगे इसकी आईलिड की, ठीक है, जो कि आईलिड इन्फेक्टेड होगा। और उसके बाद हम आ जाते हैं कॉम्प्लिकेशन। इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होंगे, ये कॉम्प्लिकेशन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। कॉम्प्लिकेशंस फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन आएगी मैकेनिकल पटोसिस। पटोसिस आप लोगों ने अभी पढ़ा नहीं होगा, अगर पढ़ेंगे हम, लेकिन पटोसिस का मतलब ये होता है कि जो हमारा आईलिड है ना वो खुद ब खुद ही ड्रॉप आउट हो जाए, ठीक है। नॉर्मली जब हम देख रहे हैं तो आईलिड हमारा स्ट्रेट है या ऊपर की तरफ इस तरह मुड़ा हुआ है, लेकिन जब हम पटोसिस हो जाएगी, ऊपर वेट आ जाएगा, वेट की वजह से वो हमारा जो ऊपर वाली आईलिड है वो नीचे की तरफ गिरेगी, तो उसको हम कहेंगे पटोसिस होगी। ये कि आई अब वो सारी बात है, जब आईलिड सामने आ जाएगा तो हमारा बाहर से लाइट ही नहीं आएगी, तो विजन ही नहीं बनेगी, ठीक है। पटोसिस होगी तो कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी इसकी क्लेजन की, ठीक है। पटोसिस के और भी हंड्रेड ऑफ रीज़न होता है, लेकिन यहाँ पे इसकी कॉम्प्लिकेशन ये आ सकती है कि अगर वेट ऊपर हावी वेट हो गया हुआ है तो सारी बात है वो ओपन ही नहीं होगा आईलिड, तो वो खुद ब खुद ही हमारा जो आईलिड है नीचे गिर जाएगा, ठीक है। और दूसरा हमारा एस्टिग्मेटिज्म हो जाएगा, वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि वो क्यों हो रहा है। उसके बाद हम ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एक सबसे आसान ट्रीटमेंट है कि उसको अपने हाल पे छोड़ दो, या फिर उसको थोड़ा सा सपोर्ट करो, स्पॉन्टेनियस रेजोल्यूशन हो जाए खुद ब खुद, या फिर आप कर लो कि जी एक्सप्रेशन और कंप्रेशन करो, मतलब उसको दबाओ छोड़ो, ठीक है, उससे भी रिजॉल्व हो सकता है, जो कि स्पॉन्टेनियस के लिए हेल्प करेगा, स्पॉन्टेनियस रेजोल्यूशन के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। और दूसरा चले जाते हैं वार्म कंप्रेसिस, मतलब किसी गर्म कपड़े वगैरह से ना उसको कंप्रेस करना है, तो वो भी हेल्प करेगा इसके लिए, स्पॉन्टेनियस रेजोल्यूशन के लिए। और हम टॉपिकल एंटीबायोटिक प्लस स्टीरॉयड जो ड्रॉप्स हैं वो दे सकते हैं, ठीक है, या फिर टॉपिकल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रॉप्स दे सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आ जाएंगी जो कि हम इसको कह देंगे कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है।
मतलब इसमें पेशेंट अगर डर रहा है मेडिसिन से या फिर सर्जरी से डर रहा है तो हम इसको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट कह देंगे। पॉसिबल ही है कि ये ठीक हो जाए घर में ही, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं दूसरा मेडिकल ट्रीटमेंट, जो कि मेडिसिन से रिलेटेड होगा। सबसे कॉमन है, सबसे आसान मेरे ख्याल से ट्रीटमेंट भी यही है कि आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन दो, जो कि बहुत ही मुफीद है। 80% लोग इससे सही हो जाते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन, उसमें भी कौन सा आएगा ये नहीं बोलना आप लोगों ने, MCQ क्या जाता होता था। ट्राई एमोसिनोलॉन एसीटोनाइड, ठीक है। इसका देना है 0.1 to 0.2 ml, ठीक है। आपने इवर्जन करनी है, जो कि इन्फेक्टेड होगा आईलिड, उसकी इवर्जन करके जहाँ पे नोड्यूल होगा वहाँ पे इंजेक्शन दे देना है 0.1 to 0.2 ml का, ठीक है। और बाकी सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स तब देनी है, सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स जब क्लेयन का रीज़न एक्नी हो, एक्निरोजैकिया हो या फिर ब्लेफाइटिस हो, क्योंकि इन कंडीशन में इन्फेक्शन होता है। तो इस वजह से हमने साथ में इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए सिस्टेमिक एंटीबायोटिक देनी होगी। अगर जनरल होगा तो उसके लिए हमने सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स लेनी, उसके लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन बहुत है, ट्राइमसिनोलॉन 0.1 to 0.2 ml, जो कि इंजेक्शन दे देना है, ठीक है। और लोग बेसिकली मोस्टली सर्जरी से डरते हैं, लेकिन सर्जिकल ट्रीटमेंट सबसे बेस्ट है। सर्जरी में क्या होगा जी मिसाल के तौर पे अब ये हमारा था क्लेयन, ये मैं आपको ये वजन करके आईलिड के अंदर वाली साइड से दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये क्लेयन है, क्लेयन को हमने अब सबसे पहले तो हमने इंजेक्शन दे दिया है, ठीक है, एनेस्थीसिया का, ठीक है। उसके बाद हमने इसको वर्टिकल कट देना है। वर्टिकल कट देंगे तो ताकि टंगे आसानी से लग जाएंगे। वर्टिकल कट दिया है और जो अंदर मवाद होगा सारा बाहर निकाल लेना है, ठीक है। जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस हो गए, जो भी चीज़ होगी जिसने ब्लॉक किया होगा उसको, मूविंग ग्लैंड को, वो चीज़ें बाहर निकाल देनी है। और जो भी इंक्लूजन हुई होंगी मटीरियल की सारा बाहर निकाल के उसके बाद उसको टाँगे लगा के तो बंद कर देना है। ये सिंपल सर्जिकल प्रोसीजर है। और उसके बाद हमने एंटीबायोटिक्स और स्टीरॉयड के ड्रॉप्स देने हैं 3 से 4 टाइम दिन में 1 हफ्ते के लिए, ताकि उसके बाद इन्फेक्शन ना हो, सर्जरी के बाद पोस्ट इन्फेक्शन ना हो, उसके लिए वो बेहतर है, ठीक है। उसके बाद हम मूव करते हैं मार्जिनल क्लेयन की तरफ। मार्जिनल क्लेयन, अच्छा ये बेसिकली सारी चीज़ें वही हैं। तो ये वैसे बुक का टॉपिक सेपरेट बनाया हुआ है, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये सिर्फ ये यहाँ से मार्जिनल से याद रखना, जो कि हमारी लिड मार्जिन है ना, ये वहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो लिड मार्जिन पर मैंने आपको स्ट्रक्चर वाली वीडियो में बताया था कि लिड मार्जिन में मूविंग ग्लैंड प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो वो कैसे हो सकता है कि मूविंग ग्लैंड का जो हमने क्लेयन पढ़ा है वो मार्जिनल एरिया पे हो जाए, ठीक है। उसमें ये बेसिकली होता है कि जो ये हमारा स्ट्रक्चर आ रहा है ना, मूविंग ग्लैंड की डक्ट आ रही है, ये डक्ट के अंदर ही क्लेयन हो जाती है, ठीक है। तो फिर वो आपके आईलिड के मार्जिन पे प्रेजेंट होती है, तो उसको हम इस तरह से मार्जिनल क्लेयन कहते हैं। और ये हो सकता है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ जीज ग्लैंड भी हो, जो जीज ग्लैंड के वहाँ पर प्रेजेंट है ना मार्जिन पे, उनकी इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है, उससे मिसकन्फ्यूज़ हो सकता है मार्जिन क्लेयन की से। तो इसमें बाकी कुछ लिखने वाली बात नहीं। क्लिनिकल फीचर्स, फेट और जो भी ट्रीटमेंट हमने पढ़ा है वो बिल्कुल सेम होगा इसका क्लेयन के साथ। मार्जिन क्लेयन का सब कुछ सेम होगा दूसरे सिंपल क्लेयन के साथ। तो ये टॉपिक एंड हो गया यहाँ पे।